हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आपके सामने जो दो आर्टिकल्स हैं जिसमें फर्स्ट है कोलंबो स्टेप्स बैक। ये आर्टिकल हमने कल एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कस किया था, इसके बारे में रिपोर्ट भी देखी थी। अब एक बार एडिटर का ओपिनियन और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है या फिर क्या यहाँ से हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि श्रीलंका ने जिस तरीके से यूनिलैटरली जो मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन किया हुआ था उससे वो विड्रॉ कर रहा है। साथ में अब इंडिया के पास में क्या एक अपॉर्चुनिटी और खुल गई है जिसको इंडिया अपनी तरफ से पुश कर सकता है कि भाई श्रीलंका अब आपको ये काम करना पड़ेगा। तो एक तो ये आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है ये। फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, तो एक आर्टिकल तो हो गया ये वाला। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं पुलिस स्टेट। बिहार और उत्तराखंड पुलिस ने जो अभी अपना एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि जो भी कोई अगर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, एंटी नेशनल स्लोगन देगा या सोशल मीडिया पे कोई एंटी नेशनल पोस्ट डाल देगा, तो उन लोगों को पासपोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस मिलती है वो, या फिर बैंक लोन, ये अगर वो अवेल कराना चाहेंगे तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो राइटर इस चीज़ को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये तो पुलिस स्टेट हो गया जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था। आज तो हम वेलफेयर स्टेट है। कोई भी अगर आर्टिकल 19 के अंडर में अपनी खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहे तो उस केस में उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। अब एंटी नेशनल है, ये थोड़ा सा वर्ड हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो बिहार के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे जब इंटरव्यू किया गया था, कल की रिपोर्ट का बता रहा हूँ मैं थोड़ा आपको, तो उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी की जो बेसिक पिलर है एक्सप्रेस करना खुद की फीलिंग्स को, उसको रोका नहीं जा रहा है। बट एंटी नेशनल अगर कोई बोलता है ना, एंटी नेशनल अगर कोई स्टांस पे चलता है तो उनको रोकना ज़रूरी है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को क्या प्रोविज़न है सारे। ये आर्टिकल जो अभी तांडव वेब सीरीज़ थी अमेजॉन प्राइम पे, उस पर जो एक बार स्ट्राइक डाउन लगाया गया, एक बार रोका गया है उसको, या फिर आप कह सकते हो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको पनिशमेंट दी गई है। तो यहाँ पर मिनी चंद्रन अपनी तरफ से अपनी डिसेंट रजिस्टर करना चाह रही हैं कि आप रिपब्लिक ऑफ आर्ट को या इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ आर्ट, इसको आप स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि बोले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, अगर उन्होंने अप्रूवल दे रखा है तो उस केस में यहाँ पर कोई इशू आना नहीं चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि अभी जो ओवर द टॉप ये जो पोर्टल्स है, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर जो अमेजॉन प्राइम की बात करो या फिर कोई भी जैसे अलग अलग ये प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, इन पर क्या है, रेगुलेशन अभी प्रॉपर बना नहीं है। ठीक है, और इन पर अभी भी फर्स्ट टाइम आप देखोगे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंटरवीन किया है जब ये तांडव वाला पूरा मुद्दा सामने आया था। तो वैसे तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट पॉइंट जो था वो हमने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया, तो डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये तंदूरी एशेस, यहाँ पर आप देखोगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल काम का नहीं है हमारे आर्टिकल। तो दो आर्टिकल्स तो हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। फिर हम बात करेंगे आइडिया पेज पे। आपके सामने है द अनमेट हेल्थ चैलेंज, कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और डिफरेंट कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था कि हेल्थ पे हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और उसी आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने वॉक फॉर द टॉक किया, मतलब जो बात कही गई वो ही कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश की, बट इसमें कहीं ना कहीं इल्यूजन्स ज़्यादा हैं। तो वो इल्यूजन्स यहाँ पर ऋतु प्रिया जी क्लियर करना चाह रहे हैं। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा है। ये फार्मर्स से प्रोटेस्ट को लेकर के है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हम। और जो फोर्थ आर्टिकल आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बजट्स विजन। ये अर्जुन राम मेघवाल जी जो कि गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट अफेयर और हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से गवर्नमेंट को प्रेज़ कर रहे हैं, बट एक बार देखेंगे तो कुछ समरी आ जाएगी बजट की हमारे सामने। अच्छा आर्टिकल है, ज़रूर एक बार देखना चाहिए। ये इंटरव्यू में काम आने लायक चीज़ है वैसे, और आंसर राइटिंग में भी कभी आप आंसर राइटिंग करो तो उसमें भी पेपर 3 में काम आ सकता है इसका कंटेंट। ठीक है, अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है कोलंबो स्टेप्स बैक। देखो श्रीलंका ने डिसीजन जो किया है, जिसमें इंडिया, जापान और श्रीलंका तीनों एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में थे, जिसमें कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करना था कोलंबो पोर्ट पे। इसमें बताया ये जा रहा है कि पब्लिक ने लगातार प्रोटेस्ट करना कंटिन्यू रखा था, इस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा झुकना पड़ा। तो कोलंबो ने जो कुछ भी ये किया है अपनी तरफ से, ये कदम उठाया है,
तो उसके पहले भी कोलंबो कहीं ना कहीं वैसिलिटेट था, मतलब वैसिलिटेटिंग का मतलब वैसिलेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाना एक तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो था, जो कि 2019 में साइन हुआ था श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, जापान और इंडिया के बीच में, बट इसमें जो यूनियन पोर्ट अथॉरिटी है, यूनियंस है पोर्ट अथॉरिटी के वहाँ पे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगातार करना रखा अपना कंटिन्यू। अगर इसमें देखिए प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे का असर्शन देखें तो उन्होंने अपनी तरफ से पैसिफाई करने की कोशिश भी की थी इन यूनियंस को, कि यह कह के कि हम इसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं, बट केवल अडानी ग्रुप है वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, केवल वेंचर, जॉइंट वेंचर होगा ये एक तरीके से, जिसमें 51% स्टेक्स तो रहेंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट के और रिमेनिंग 49% जो है वो रहेंगे जो दूसरे इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके। तो इस बात को लेकर के और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया कि इंडिया का पार्टिसिपेशन क्यों। तो इंडिया और जापान दोनों कंट्रीज़ ने बहुत नाराज़गी अपनी जाहिर की है जैसे ही एग्रीमेंट के कैंसिलेशन को लेकर के अनाउंसमेंट हुए। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि कोलंबो को अपने यूनिलैटरल इस तरीके के डिसीजन लेने से खुद को रुकना चाहिए, क्योंकि आज आप देखोगे तो इस तरीके से कोलंबो की क्रेडिबिलिटी, विश्वास जो है, विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाएगी। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोलंबो डिमांड करता रहता है कि वो उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और इंडिया ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट दे रखा है। ओवरऑल अगर डेट देखा जाए, कर्जा देखा जाए श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, तो लगभग $6 बिलियन का है, और इंडिया ने अपनी तरफ से $4 मिलियन की ऑलरेडी एक करेंसी स्वैप साइन ऑलरेडी कर रखा है और दिया भी है 2020 में। करेंसी स्वैप का मतलब ये हो गया कि श्रीलंकन जो करेंसी है वो ले ली एक सिक्योरिटी के तौर पे और $400 मिलियन श्रीलंका को दे दिए, जिससे कि श्रीलंका अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो पूरी कर सके मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन श्रीलंका रिक्वेस्ट कर रहा है दिल्ली से कि दिल्ली जो है वो $1 बिलियन का स्वैप उनको प्रोवाइड करे। तो इस केस में अगर श्रीलंका यूनिलैटरली एग्रीमेंट्स को एकदम रिजेक्ट करेगा तो इंडिया क्यों उसकी तरफ हेल्प के हाथ बढ़ाएगा। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी है, उनका जो असर्शन है उसकी तरफ से जो है वहाँ पर ईसीटी का डेवलपमेंट होना था। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि कोलंबो का जो ईसीटी पोर्ट है ना, ईसीटी टर्मिनल है, यहाँ से ज़्यादातर जो लेन देन जो होता है ना, जो भी आना जाना होता है ट्रेड का, वो ज़्यादातर इंडिया से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ा क्रूशियल था ये ईसीटी वैसे, ठीक है ना। बट वही बात है, स्टेट ऑन पोर्ट अथॉरिटी ने अपनी तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया। पर फिर भी आप देखोगे कि जो कहा गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा कि अब ये ईसीटी जो है, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ऑफ श्रीलंकन कैपिटल कोलंबोज पोर्ट, ठीक है, वहाँ पर अगर जो डेवलपमेंट किया जाएगा तो वो पोर्ट अथॉरिटी तो खुद कैश स्ट्रैप्ड है, मतलब उनके पास में तो खुद के पास पैसे की कमी है, तो वह कैसे करेंगे। तो ये एक इल फेटेड ईसीटी एग्रीमेंट था जिसको अल्टीमेटली आप कह सकते हो रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो इंडिया के लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। देखो चाइना श्रीलंका के साथ काम करे बिना कोई प्रॉब्लम के, जबकि इंडिया यहाँ पर इन्वॉल्व करे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और उस केस में वहाँ पर रिजेक्शन हो और पब्लिक ऑब्जेक्शन करे, तो ये तो वाकई में कंसर्न वाली चीज़ है। एक तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी, इंडिया की कल्चरल एफिनिटी को देखें, इंडिया और श्रीलंका में जो कल्चरल टाइज़ हैं वो 2000 साल से भी पुराने हैं हमारे। और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी बायलैटरल मीटिंग में इतनी कोई फेल होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दिल्ली इस डील के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बैडली डेस्परेट था कि कैसे भी करके ये डील साइन हो और ये काम हो सके, क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे जितना कुछ भी काम होता है उसका 2/3 तो काम इंडिया से लिंक्ड है, तो इंडिया के लिए बड़ा काम का है। और दूसरा, इसी टर्मिनल से थोड़ा सा पास में ही इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, वहीं कोलंबो में, वहाँ पर चाइना अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट वही चीज़ है, देखो कि कुछ ना कुछ टर्ब्यूलेंस तो चलते रहते हैं नेबर्स के बीच में, और उसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस एग्रीमेंट को। तो हमें ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा सा एक बार रोकने की ज़रूरत है और कुछ सही तरीके से आगे डीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दिल्ली को ज़रूरत है कि फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट करे श्रीलंका में तो उनको केयरफुली समझे और फिर बाद में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि केवल और केवल चाइना की राइवलरी को ध्यान में रख के हम जल्दबाजी करना शुरू कर दें। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की
ज़रूरत है। देखो, ईसीटी डील तो है नहीं अब, ठीक है, तो अब दिल्ली के ऊपर ये तो प्रेशर है नहीं कि चाहे श्रीलंका है वो कहीं एग्रीमेंट से बाहर निकल जाए या नहीं। तो अभी हमारे पास में मौका क्या आ गया है कि हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को, दूसरे जो डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं उनको हम थोड़ा सा प्रेश करें, उनको थोड़ा सा दबाव में लेकर के आए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट एक्ट आया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड भी कहीं ना कहीं साइन हुआ था। और इसमें क्या प्रोविजन था कि जो तमिल माइनॉरिटी है नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंकन रीजन में, उस रीजन में ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाए। क्योंकि अब देखो, ईसीटी ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल एग्रीमेंट का पहले दबाव था, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा कंसर्न थी कि अगर श्रीलंका पे दबाव बनाएंगे तो कहीं वो विड्रॉ ना कर जाए, समझ गए। अब उन्होंने यूनिलैटरली विड्रॉ ही कर दिया, तो फिर हम क्यों डरे इस चीज़ से। हम भी तो, हमारे जो तमिल माइनॉरिटी हमारे वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो भी तो इंश्योर करवा सकते ही हैं। देखो, ये जो 13th अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये ऑपरेशनलाइज तो हो जाना चाहिए था 1987 के एग्रीमेंट के बाद में ही, बट वही बात है, हो नहीं पाया। तो कैसे भी करके अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रही सही में आप देखोगे, त्रिनकोमली टैंक फार्म है वहाँ पे, वो भी डेवलप करने की बात हुई थी 1987 में, जिसका काम ये था कि ऑयल रिफाइनरी को एक्सपेंड करना और साथ में एक एनर्जी हब के तरीके से इस त्रिनकोमली टैंक फार्म को डेवलप करना था। इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी था। बट अब देखो, रही सही में ये सारी चीज़ें अभी अधरझूल में है, फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं, तो अब इंडिया को इस पे पुश करने की ज़रूरत है। अब श्रीलंकन लीडरशिप ने जो कुछ भी किया है चलो ठीक है, बट उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की ज़रूरत है। देखो, वॉर जो हुआ था ना, सिविल एथनिक वॉर जो चला था लगभग 2009 तक, ठीक है, जो लिट्टेज का जो मुद्दा था पूरा उसको लेकर के, और साथ में जो जस्टिस प्रोवाइड करवानी है हमें तमिल कम्युनिटी को, और तमिल कम्युनिटी को रिकॉन्सिलिएट करना है, तो उसके लिए अब इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, पुलिस स्टेट्स। देखो, अभी बिहार और उत्तराखंड की पुलिस ने जो भी नोटिफिकेशन दिए हैं, बोलो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेमोक्रेटिक एथोस के अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार पुलिस ने थ्रेटन किया है उन प्रोटेस्टर्स को, या फिर आप कह सकते हो कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले होगी। देखो, बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज पे तो कम से कम कि कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उस इंडिविजुअल का। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की बात अगर देखें, और कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो वो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो वही चीज़ अब अप्लाई कर दी है और एक्सपेंड कर दिया है कि कोई भी अगर स्ट्रीट प्रोटेस्ट के टाइम पे, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और एंटी नेशनल स्टांस करता हुआ दिखाई देगा, एंटी स्टेट स्टांस करना, स्टेट तो नहीं, एंटी नेशनल बोला गया था मेनली, जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जाए, तो बोला उन एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा, और उनको पासपोर्ट देने से, गवर्नमेंट जॉब देने से, बैंक लोन देने से, या कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उससे मना किया जा सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और उत्तराखंड पुलिस तो कुछ और आगे निकल गई, और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पे भी अगर किसी ने एंटी नेशनल पोस्ट या कोई भी कमेंट दिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उस इंडिविजुअल को। तो ये एक सर्विलांस प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे सर्विलांस स्टेट जो नजरें गड़ाए बैठा है पूरे कंट्री पे, या कह सकते हो कि जहाँ पर अभी एक एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी पर भी ध्यान रखा जाएगा। साथ में आप देखोगे, जब एक बार कोई ट्रैक हो गया, मान लो सोशल मीडिया वाला या फिर कोई भी एक्टिविटी, तो एक काउंसलिंग सेशन भी रखा जाएगा कि उसको समझाया जाए कि भाई ऐसा करने से तुम्हें ये नुकसान है। बट अगर वो इंडिविजुअल दोबारा से वो गड़बड़ करता हुआ दिखाई देगा ना, तो उस केस में उन लोगों को फिर बाद में ये ऊपर जो फ़ायदे देने वाली बात है, जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं राइटर कि पुलिस ने अपनी तरफ से जो लाइंस है वो कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश की है, ठीक है ना। अभी हम देखें कि कोई भी अपनी तरफ से अपनी बात रखना चाहे, तो अगर उसको ही एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा तो कितना गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मतलब मिस इंटरप्रिटेशन भी आए हैं फिर इसके बाद में, जैसा कि बोला गया कि आर्टिकल 19 के अंडर में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें। देखो, पासपोर्ट एक्ट की बात करें जो कि 1967 में आया था, उसमें पुलिस को किसी भी तरीके से आप मतलब पुलिस का इंटिमिडेशन वहाँ पर है
कहने का मतलब ये है पॉइंट है कि पुलिस वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, अगर पासपोर्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस रोक नहीं सकती है, ये ध्यान रखने वाली हो। वो तो केवल एक आप कह सकते हो कि जस्ट वेरिफिकेशन ही है अकॉर्डिंग टू द एडिटर, ठीक है। तो इसमें उनको केवल और केवल आप उनको अगर पुलिस यहाँ पे अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करेगी तो ये ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हो पाएगा। इसके अलावा अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन की बात करें या पासपोर्ट रिन्यूअल की बात करें तो उनको डिनाई नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वर्डिक्ट्स में पहले कहा है, कई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आए हैं कि इस एक्ट के अंडर में किसी भी तरीके से किसी को पासपोर्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है या पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो अगर उनके अगेंस्ट में एग्जिस्टिंग क्रिमिनल कुछ केसेस हैं तो आप उनको अवॉइड करो, ये कहना चाह रहे हैं राइट हैंड। इसके अलावा आईपीसी में भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि एंटी नेशनल चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई करे और एकदम प्रिसाइज वे में एक क्लैरिटी लेकर के आए, जिससे कि सिटीजन्स को रोका जा सके कि हाँ वो अपने एक्सप्रेशन भी ना दे सकें सोशल मीडिया पे या फिर स्ट्रीट में प्रोटेस्ट करते टाइम पे। तो यहाँ पे मेन जो बात निकल के आ रही है वो यही। फिर यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से लीडर थे, क्या हो गया उनके, इस तरीके से बैक टू बैक वो इस तरीके से ये बैक टू बैक इस तरीके लॉज लेकर के आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती चली जा रही है लोकल लोगों को। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इस वाले आर्टिकल से कि देखो प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी का एक इनएलिनिएबल, मतलब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो इस राइट को। अब धीरे धीरे जैसे इंडियन पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो वो अब बैरिकेड्स लगाती चली जा रही है कि कैसे भी करके पॉलिटिकल अथॉरिटी को आगे कर दिया जाए कि हम पावर में हैं और अब आप कोई हमसे सवाल नहीं कर सकते हो। तो प्रोटेस्टर्स जो कि स्ट्रीट्स में अपनी तरफ से अपनी बात उठाते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है, और इंटरनेट पर भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो इस तरीके से रोकना बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं फेल कर देगा ये। ओके, इसके अलावा जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है अभी, यहाँ पर हर एक चीज़ में अगर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने लग गई ना तो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट भी हुए हैं यूपी में, तो इनको भी आप रोकना शुरू कर दोगे तो ये तो एक तरीके का ऐसा हो गया ना कि एक जो म्यूज़िक वाला जो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सर्टीना, जिसमें क्या होता है आप कंप्रेस करते हो फिर रिलैक्स करते हो फिर कंप्रेस करते हो फिर वो साउंड निकलता है। तो बोले इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो फिर पब्लिक कैसे आप में ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट डेफिसिट लगातार चलता जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो भी है चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर उसको आप रोकते हो ना और पुलिस अपना रोल ज़्यादा बढ़ाती है तो ये डेंजरस होता चला जाएगा। ये एक स्लिपरी स्लोप है जिस पर अगर दूसरे स्टेट्स भी इसी तरीके के अगर आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसके पहले पहले इस तरीके के कानून को रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द अनमेट हेल्थ चैलेंज। आर्टिकल लिखा हुआ है ऋतु प्रिया जी के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने फाइनेंस बजट की बात करें जो अभी आया रिसेंटली 1 फरवरी को, तो दोनों में एक आशा की किरण दिखाई देती है कि किस तरीके से कोविड-19 ने जो हमें लेसन सिखाया है उससे हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सीखा और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने की पूरी बात की गई। इकोनॉमिक सर्वे ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था अपनी तरफ से कि हमें पब्लिक स्पेंडिंग को 2.5 से 3% ऑफ द जीडीपी तक बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि अभी करंटली 1.5% ऑफ द जीडीपी चल रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी तरफ से अंडरलाइन किया कि पब्लिक सर्विसेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है अगर हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को अगर कवर करना चाहते हैं तो, क्योंकि लोगों के पॉकेट पे लगभग 60 to 68% का एस्टिमेट है जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अगर कोई जाता है कोई खर्चा करने, मान लो कोई बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट लेने, तो पहली चीज़ तो पब्लिक सर्विस नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है फिर प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर वाले 60 से 68% ज़्यादा खर्चा उनसे करवा देते हैं। तो इससे क्या हो गया, गरीब और ज़्यादा गरीब और जो लोअर मिडिल क्लास है वो गरीबी के चंगुल में फंस जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों की सर्विसेज को इम्प्रूव करवाने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी तरफ से फिर रिकमेंडेशन दी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है जो 2005-06 के टाइम पे शुरुआत हुई थी और आयुष्मान भारत मिशन है, इन दोनों को कहीं ना कहीं साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है, जहां पर आप
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरीके की हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सको। आयुष्मान भारत स्कीम में बेसिकली आपको पता है ही कि ये एक सोशल इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए तक की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्यों ना आप पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करो बजाय के इंश्योरेंस सेक्टर को इम्प्रूव करो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको क्लियर भी कर रही है राइटर आगे। इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पिच रखा है, अपनी तरफ से एक बहुत ही मजबूत बात रखी है कि हेल्थ सर्विस की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। और पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर हमें पिछले कई दशकों से ये डिमांड भी आ रही है, बहुत से मूवमेंट भी चले हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हेल्थ सर्विसेज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाए और ट्रस्टवर्दी बनाए, जिससे कि लोग मतलब बीमार होने से पहले मतलब ट्रीटमेंट लेने से पहले बीमार ना हो जाए कि भाई अब मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, है ना। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से एक नैरेटिव भी दिया है बजट स्पीच में, वो क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग। ये आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी बात है बोलने को तो, बट जो बजट के पिलर जितने भी अनाउंस किए गए हैं और उसमें हेल्थ के एलोकेशन की टोटल बात की जाए तो लगभग 137% इंक्रीज देखा गया है, जो कि बहुत ही एक तरीके से लाउडेबल है। हाँ, इनको प्रेज करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर में अब की बार वाटर और सैनिटेशन को और डाल दिया गया। न्यूट्रिशन तो देखो की कंपोनेंट अपने आप में है ही, तो इनको और ऐड ऑन कर दिया गया। साथ में एक नई स्कीम का अनाउंसमेंट और देखा गया जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ठीक है, जिसमें लगभग 29,000 हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा। और ये तो हमने देखा ही था कि पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी सेक्टर में। हॉस्पिटल ब्लॉक्स हैं उनको करना इम्प्रूव, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स वायरस के ऊपर स्टडी करना या फिर वायरस बेस्ड जो डिजीजेज हैं उनको ट्रीट करना उनके लिए। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और चीज़ अंडरलाइन की, वो क्या है, वन हेल्थ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कब स्ट्रेंथन हो सकती है, जब हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ना उसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथन की जाए और हेल्थ की जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दिया जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो। आप इंश्योरेंस की बात करते हो कि इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा है, अरे इंश्योरेंस तो लोगों के पॉकेट पे बर्डन और डालता है। सरकार को यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि इंश्योरेंस कवरेज की। मतलब पहले इंश्योरेंस कवरेज भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको कम करने की ज़रूरत है। अब राइटर यहाँ पे काउंटर करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो प्रोविज़न बता दिए कि बजट में क्या था और सर्वे ने क्या कहा। देखो डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है ना वो कुछ और ही डिफरेंट स्टोरी शो कर रहा है कि बात कुछ और है और डॉक्यूमेंट में कुछ और ही मेंशन है। देखो बताया ये जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए लगभग 9.6% का बजट एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की बात करें तो 40% इंक्रीमेंट है। आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो उनको भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो अलग अलग पिलर हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट प्रोवाइड किया है वो 13,000 और 35,000 करोड़ की बात की है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें वन टाइम अलोकेशन और फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ में और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दे सिस्टम को। बट राइटर यहाँ पे बोलना चाह रही हैं कि कोर अगर हेल्थ सर्विस की बात करें जिसमें कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष दोनों मिनिस्ट्रीज को साथ में लाया जाए तो आप देखोगे दोनों को केवल इंक्रीमेंट कितना मिला है, 11% का। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप देखोगे है वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये तो अलग पिलर्स हैं। यहाँ पर आप क्योर की बात कर रहे हो, ये सैनिटेशन, वाटर, ये तो प्रिवेंटिव अप्रोच है। आप इसको हेल्थ केयर में कैसे डाल सकते हो, दोनों को इंटरमिंगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है कि कोर वैल्यूज में या कोर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें केवल 11% बजट एलोकेशन एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक तो ये कंसर्न राइज करना चाह रही है राइटर। दूसरा, कोविड-19 के टाइम पे जितना कुछ भी हमने देखा तो बजट में 2020-21 का जो बजट था ना उसमें लगभग 2.27 टारगेट किया गया था बजट का कि हाँ जीडीपी का इतना हम खर्चा करेंगे। बट कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई तो भी बजट का केवल 2.21% ही एक्सपेंडिचर किया गया।
तो ये क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ। बट वही बात है कि अब थोड़ा सा हम थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से सोचें, फिस्कल स्पेस कम था गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा था टैक्सेशन की वजह से, वो हम जानते भी हैं। बट अभी राइटर की ओपिनियन हम ले रहे हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन कंप्यूटिंग की जाए तो उस केस में भी देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, महंगाई भी बढ़ी। अब महंगाई बढ़ी है तो जो पहले 10 रुपए में सर्विस अवेलेबल हो रही थी वो अब 15 रुपए में होने लग गई, और आपने बजट का जो अलोकेशन है वो भी एक्चुअल में दिया तो वो भी कम पड़ गया। तो ऐसे करके तो इफेक्टिवली हेल्थ सर्विस को एक्सेस करने की जो एक इंडिविजुअल की या एक फैमिली की कैपेसिटी थी वो और भी कम हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है। वाटर एंड सैनिटेशन, इनको जो बजट में एलोकेशन हुआ है वो लगभग 179% का इंक्रीमेंट देखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर कितना था 21,518 करोड़, जो कि बढ़कर के 60,030 करोड़ हो गया है। तो ये एलोकेशन तो 179% हो गया। अब इसको आप हेल्थ में डाल रहे हो, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सर्विस की बात करो, तो राइटर थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न्ड है। आगे देखें, कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करें, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, इनमें भी जो अलोकेशन है वो आप देखोगे, या फिर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में भी जो अलोकेशन है वो लगभग 27% तक डिक्लाइन हुआ है। पोषण अभियान जो है उसका सेकंड फेज शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें प्रिवेंटिव अप्रोच हैं। अब अगर इनको सारों को कंबाइन कर दिया जाए ना, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, इनको, तब जाकर के 137% अलोकेशन एक्स्ट्रा हुआ है। हेल्थ सर्विसेज को अलोकेशन एक्स्ट्रा में देखा जाए ना तो रियल में डिक्लाइन हुआ है हेल्थ और न्यूट्रिशन की अगर बात करें, क्योंकि मेजर जो इंक्रीमेंट है हमने देखा यहाँ किसमें है, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई में। ओके, तो देखते हैं आगे। हाँ, इसमें देखो जल जीवन मिशन है, ये भी आ गया, इसको भी हेल्थ में डाल दिया। तो यहाँ पर राइटर थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं बजट के पूरे डॉक्यूमेंट को। फिर आगे उस स्कीम की बात कर रहे हैं जिसकी बात बजट में की गई है, न्यू प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य भारत योजना। इसमें आप देखो तो लगभग 64,180 करोड़ रुपए की बात की गई है आने वाले 6 सालों में देने की। बट बजट के डॉक्यूमेंट के इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो राइटर थोड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आप स्कीम के बेसिस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो, तो ये आने वाले टाइम पे ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बजट अलोकेट करोगे या इसी में करोगे, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये केवल और केवल फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाली स्कीम है, केवल एक अनाउंसमेंट की आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो बोला 2014 से अब तक नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो वेनिंग कर रहा है। वेनिंग का मतलब इसको अलोकेशन रिड्यूस्ड वे में दिखाई दे रहा है, और अगर इंक्रीमेंट भी देखें तो केवल और केवल 1.33% है, जहां पर 27,039 करोड़ से लेके 30,100 करोड़ कर दिया गया है। ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक सर्विस को अगर वाकई में हमें रियलाइज करना है तो देखो फंडिंग तो इंक्रीज करने की जरूरत है ही। इसके अलावा जो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, एक सेकंड, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, ये पब्लिक सर्विस को कैपेबल बनाने की बात की जा रही है। हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को तो हमें खत्म ही करना पड़ेगा, और बजट में एलोकेशन है नहीं, बात हम इतनी कर रहे हैं, इट्स ए मूट क्वेश्चन, इस पर डिबेट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से ये काम किया जा पाएगा। हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप्स की बात करें तो जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे अपनी तरफ से एस्टिमेशन बताया, तो उन्होंने ये कहा था कि 2020 में अपनी तरफ से एस्टिमेशन दिया था कि 114% का इंक्रीज करना पड़ेगा सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, मतलब जितने भी प्राइमरी और सब सेंटर्स अवेलेबल है ना हेल्थ केयर के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, उनमें 114% की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ की बात करें तो उनके नंबर्स में 179% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो 230% तक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करके जितना बजट अलोकेशन हुआ है ना, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट का टोटल जितना बजट है ना उसका 10% अलोकेट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर ये टारगेट किया जाए, अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, तो आपके लिए पॉइंट यहाँ पे क्या गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे
हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने सजेशन क्या दिया कि हमें बजट का 10% आने वाले 5 सालों के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये डेटा इतना काम का नहीं है, ध्यान रखना, जिससे कि जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, ये हम अवेल करा सकें। तो ये चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है। जबकि अभी अलोकेशन कितना है 2.1%, जो कि प्रीवियस अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 31 मार्च 2021 तक जो चलेगा, जो कि अलोकेट कितना किया गया था 2.27, और पेंडेमिक के बावजूद 2.21 है। तो देखो इस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के प्रोविजंस की बात की जाए, हम ड्रीम तो बहुत बड़े देख रहे हैं, बट इन सर्विसेज को रैशनलाइज करना है, हमें इफेक्टिवली लो कॉस्ट पे सर्विसेज अवेलेबल करानी है। तो हमें इंश्योरेंस स्कीम्स पे रिलाय ना करने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात करनी चाहिए, या इस पर काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सोसाइटी के लिए एक हेल्प हो पाएगी। देखो वाटर और सैनिटेशन ये मीनिंगफुल है हेल्थ के लिए, पर आप इनका नाम लेकर के और हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट है उसको इन्फ्लेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। हमें इनको अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत है। अभी अर्जेंट टास्क क्या है कि एक इफेक्टिव यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जाए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द बजट्स विजन। आर्टिकल लिखा हुआ है अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। देखो नए डिकेड का ये पहला बजट अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया है, और ये डॉक्यूमेंट एक विजन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि 6 पिलर्स पे टिका हुआ है, और मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है कि कंट्री जो है वो अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के आइडिया पे काम करने वाला है। ये बातें ऐसे में काम आती है, अच्छी है, ठीक है ना। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म पे गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स किया है और बैलेंस किया है लाइव्स और लाइवलीहुड के बीच में, क्योंकि जो पिछला 1 साल हमारा गया है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा लेसन देने वाला था, तो एक झटका भी बहुत बड़ा लगा है इंडियन इकोनॉमी को। यहाँ पर हमें विश्वास है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम शेयर करेंगे सभी के साथ में तो ऑटोमेटिकली उनके साथ में केयर हो जाएगी, चाहे पावर हो, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे लाइबिलिटीज़ हो, या फिर आपके रिसोर्सेज हो। तो यहाँ से हमें कोविड-19 ने जो भी चैलेंजेस दिए उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी साइंटिफिक और मेडिकल जो कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेटर्निटी की आइडिया के बेस्ड वैक्सीन को जल्दी से जल्दी डेवलप किया, और आज हम इंटरनेशनली वैक्सीन्स को डिलीवर भी कर रहे हैं, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनोकुलेशन प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इसमें आइडिया क्या है, मी फर्स्ट, पहले मैं, ठीक है ना, कि मैं जल्दी से वैक्सीनेट करवा लूँ खुद को, तो फिर बाद में कम्युनिटी में मेरी वजह से बीमारी नहीं फैलेगी और मैं भी बच जाऊँगा। तो ऐसे करके बजट में 2.2 लाख करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब देख लो दोनों व्यू अपने पास में आ रहे हैं, आपकी सोच तो अच्छे से खुल जाएगी समझ के इन आर्टिकल्स को। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मिशन की हम बात करें तो हमने ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया है, जिससे कि जहाँ पर हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं या लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक एक्शन लेने का स्कोप है, जो कि ग्लोबल एरिना में अपने आप पे असर्शन ला सके, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना रोल प्ले कर सके। बजट ने अपनी तरफ से एक चीज़ बड़ी क्लियर की है कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए इंडिया रेडी है, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो देखो बहुत से लीडर्स ने रिकॉग्नाइज भी किया है, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के ड्यूरिंग बात भी की है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो भी अब धीरे धीरे रिजल्ट दे रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है वो रीबाउंड होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आईएमएफ ने क्या बोला है कि 11.5% का ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन इकोनॉमी। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि वाकई में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छे से करने की कोशिश की है। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर प्रोसेस है, बट कोविड शॉक है ना, वो भी अभी एक्टिव है। इन एक्टिविटीज़ से हमें थोड़ा सा और ध्यान रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो अलोकेशन की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, चाहे रोड हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, मेट्रो हो, या फिर आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना हो, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स रेलवे के वो डेवलप करने हो,
या फिर फ्यूचर रेडी रेलवेज की बात करो 2030 आते आते, उनको सबको अलोकेशन की बात करें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सैनिटेशन वर्क हो, इन सब के लिए अलोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इसी बजट में दिया गया है। और ये तो देखो बार बार जब भी रिकमेंडेशन आती है ना कि इकोनॉमी में कैसे रिवाइवल लाया जाए, तो एक रिकमेंडेशन तो जरूर आती है, बोला कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, इस पर ध्यान दो आप, ठीक है। एक तो कैपेक्स और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। तो वो क्या होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में तो जॉब देगी और लॉन्ग टर्म में फिर इकोनॉमी में बड़ा पार्ट प्ले करती है। कल हमने एक आर्टिकल देखा भी था कि किस तरीके शॉर्ट टर्म में तो 0.3 to 0.7% तक का कंट्रीब्यूशन होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, आरबीआई की रिपोर्ट है ये, और लॉन्ग टर्म में वो जीडीपी में हमारे 1.7% तक का कंट्रीब्यूशन दे देती है। तो वो चीज़ें बड़ी काम की हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना और उसके लिए अलोकेशन ज़्यादा बढ़ाना ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात कर ही दी। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन भी हमने स्टैब्लिश कर दिया, मतलब हमारी जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बेसिस पे ये चीज़ भी एनविसाज की गई है। ऐसे ही नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहा है तो उसको अपनी एजुकेशन के टाइम पे ही इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने का मैंडेटरी मिलेगा, साथ में उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो उनको एक लर्निंग मिल जाएगी कि हाँ इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं। इससे क्या होगा कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है ना, उनको एक अपने हिसाब से पहले ही स्किल डेवलपमेंट का पूरा मौका मिल जाएगा कि वाकई में इंडस्ट्रीज में डिमांड किस चीज़ की है, और उसके ओरिएंटेड फिर वो एजुकेशन गेन कर पाएंगे, अपनी अप्रोच बना पाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि 13 सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और उसका टोटल आउटले है 1.97 लाख करोड़। ये भी एक मोमेंटम प्रोवाइड करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा टेक्सटाइल मेगा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स में। इनमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है ना, देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत स्ट्रांग है, तो उनको प्रोटेक्शन भी देने की ज़रूरत है, तो नई टेक्नोलॉजी भी ला के देने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए और हमारे जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी हम प्रोटेक्ट करें, इस तरीके का प्रोविज़न भी किया है। ऐसे ही न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात की है, जिससे कि रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके, जैसे कि बैड बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस डाल दी है। डीएफआई इस्टेब्लिश करने की बात की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी हमने लगभग 5.5 लाख करोड़ का टारगेट किया है इस बजट में, जो कि पिछले फिस्कल के कंपैरिजन में लगभग 35% ज़्यादा है। ऐसे ही एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए और देने की बात की है, जिससे कि जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इतना रुपया दे करके कि भाई आप अपने हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाओ, जिससे कि लोकल इश्यूज़ को भी वो एड्रेस कर सके और जॉब क्रिएट भी की जा सके। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया है, तो इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट होगी और दूसरी तरफ हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंडिया का जो फुटप्रिंट है, आज ग्लोबल ट्रेड में आप देखो ना इंडिया का पार्टिसिपेशन शायद 2.5 या 3% ही है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसको हमें और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंक्रीज़ नहीं होगा ना ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा रोल, तो हम एक ग्लोबल पावर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसके लिए काम भी किया जा रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जब इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी तो उससे कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे लेबर लॉज थे 44, उनको कोडिफाई करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म में माइलस्टोन है अपने आप में। ऐसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइज करना, एक तरह डिक्रिमिनलाइज करना, सॉरी डिसेंट्रलाइज नहीं। इसमें क्या था कि एक तरीके से कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो पार्ट भी उन्होंने कर दिया बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो इस चीज़ से क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका हरेसमेंट हो सकता है, तो उनको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिससे कि ओपन वे में जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा एनकरेज किया जाए। इसके अलावा आप देखोगे कंपनीज जो हैं उनकी जितनी भी पेड अप कैपिटल है उसके हिसाब से उनको और ज़्यादा प्रमोशन मिले। अच्छा, एक चीज़ और कि 1% कंपनीज हैं ये भी आइडेंटिफिकेशन में आने शुरू हो जाएगी, जिससे कि कोई आदमी अपनी खुद की एक बंदा अपनी कंपनी चलाना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी रोड़े हैं वो सारे हटा दिए जाएं।
ऐसे ही सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है आने इस बजट सेशन, इस पूरे टेन्योर में 2021-22 में। टाइम बाउंड मैनर में लोगों का जितना भी डिपॉजिट है उसको प्रॉपर इंश्योर करना, और वो भी एक्सटेंड 5 लाख तक कर दिया, पहले तो 1 लाख तक का ही था। DICGC एक्ट, ये क्या है देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब मान लो आप किसी बैंक में पैसे डालते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है और वो बैंक हो गया बैंकरप्ट, और आपका पैसा जो है वो 5 लाख से कम है या 5 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए रिटर्न दिलाने की गारंटी देता है ये एक्ट। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, एक सिक्योरिटी आती है। इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो यहां पर हम बात कर FDI को 49% से इंक्रीज करके 74% कर दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लाए गए हैं, बहुत सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान स्कीम, इनको और ज़्यादा एनकरेज करने की बात की जा रही है। ये लॉज एनेक्ट तो हो ही गए हैं, और ज़्यादा अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है फार्मर्स की, जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा APMC मंडियों को स्ट्रेंथन करने की बात भी की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा APMC मंडियों को E-NAM के प्रोजेक्ट के अंदर में लाया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट, उसको डाउनलोड कर लो, पढ़ो उसको आप ज़रूर एक बार। वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज़ है, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना, गूगल कर लेना, मिल जाएगा नीति आयोग का वो डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग, और उसमें उसकी PDF डाउनलोड कर लेना आप। ओके, या फिर कोई भी वेबसाइट है अच्छी, कोई भी इनसाइट IAS की देख लो या फिर दृष्टि की देख लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा उसके बारे में मैटर, तो आप नोट्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि वो समरी दे रखी है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे लगभग माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम्स के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश करने की बात की है। ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, मैंने पहले भी बताया था। इसमें 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को डाल दिया गया है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली फार्मर्स को भी एम्पावरमेंट मिलेगा। इसके अलावा जो वीकर सेक्शंस हैं उनको एम्पावर करने की बात करें तो जो स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम हमारे स्टार्ट हो रहा था, उसमें अब जो मार्जिन मनी है जो उनको एक बार इनिशियली इन्वेस्ट करनी होती थी, वो 25 की जगह केवल 15% कर दिया गया है इसमें। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स हैं या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, उनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट देने के लिए भी बजट में प्रोविज़न किए गए हैं और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। बजट 2021-22 की बात करें तो ये फोकस कर रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव करे, इंडिया एक नॉलेज हब की तरह बिल्ड हो और इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरे। इसके अलावा आप देखो तो वेलफेयर ओरिएंटेड बजट इसको बताया जा रहा है, और तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव करें उसके लिए भी काम करेगी गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेन नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।